हेलो दोस्तों, एसएस लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बहुत सादा नीरा पाठ का हिंदी अर्थ बताने जा रहा हूँ। इससे पिछले वीडियो में भी आप सबको हिंदी अर्थ बताया था, तो जहाँ तक मैं हिंदी अर्थ बताया था उसके आगे का आज मैं अर्थ बताऊंगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आप सभी को यह पाठ जो है समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था जो चंपारण क्षेत्र में अलग अलग जनजातियां आई थी नील की खेती के लिए, जैसे धांगड़ लोग हो गए, थारू लोग हो गए। तो ये सभी जनजातियां जो आई थी तो इनकी अपने अपने कुछ संस्कृतियां थी, कल्चर थी, परंपराएं थी। तो वहां तक तो हम तो संस्कृति के बारे में देखे थे, जिसमें हमने देखा था थारगो लोगों की संस्कृति के बारे में, कल्चर के बारे में। आज हम लोग धांगड़ के बारे में देखेंगे कि कहा जा रहा है कि इस मधुर और स्निग्ध संस्कृति की अपेक्षा धांगड़ों का सामाजिक जीवन अधिक प्रखर और उल्लासपूर्ण था। स्त्री पुरुष दोनों ढलती शाम के मंद प्रकाश में सामूहिक नृत्य करने लगे। और नृत्य से मिलते जुलते ही नृत्य होते थे धांगड़ों के, किंतु कुछ निजी विशेषताएं भी हैं। कहने का मतलब कि जो धांगड़ लोग थे ये क्या करते थे, नृत्य करते थे। स्त्री पुरुष दोनों मिलकर के नृत्य किया करते थे और इनके नृत्य जो है और जो नृत्य होता था उनसे मिलता जुलता था। मर्द को कहा जा रहा है कि अपने दाहिने हाथ में जो है रंगीन रुमाल लिए उसे हिलाते रहते थे और यह नेपाल का प्रभाव जान पड़ता था। जैसे नेपाली लोग जो है डांस वांस करते तो रुमाल लिए हुए, तो वैसे ही जो धांगड़ लोग थे ये भी नृत्य करते वक्त जो है पुरुष लोग रुमाल लेकर के अपने हाथ में उसको हिलाते थे। इसी तरह कहा जा रहा है कि गीतों में कल्पना और चित्तोपमता अधिक जान पड़ी। भाषा में भोजपुरी और ओरांव का मिश्रण था। नृत्य के बीच बीच में कुछ लड़के तरह तरह के पशुओं की आकृति बनाकर आते हैं और गीतों की मधुर व्यंज के बीच हसन की छवि दिखा जाते हैं। रीछ, शेर, हिरण इन निसर्ग प्रेमी नर्तकों के बीच हिल मिल कुदक रहे हैं। लगा कि सदियों की नागरिक सभ्यता के अनगिनत पर्दे उठ गए और निर्बध नर नारियों की आदिम किंतु सुषमा भरी झांकी मिली है। यानी कि जो औराउन नृत्य लोग करते थे, धांगड़ लोग, तो इन जब नृत्य करते थे स्टेज पे, तो नृत्य करते वक्त क्या होता था कि नृत्य करते वक्त के दौरान ही जो है ये होता था कि अगल बगल जो है चित्र लिए हुए जो है, जो बच्चे शेर का, हिरण का, रीछ का, उस सबका चित्र लिए हुए जो है वो मतलब कि उनके अगल बगल जो है घूमते रहते थे, जिससे इनके नृत्य करना जो और सुंदर और आकर्षक दिखता था। ठीक है, आगे जो हम लोग देखेंगे, अब आगे क्या कहा जा रहा है। आगे कहा जा रहा है कि और उसके बाद पूर्वी बंगाल के कीर्तन गंभीर विषादपूर्ण वातावरण में अनादिगुंज का स्रोत बह निकला। भागीरथी के नाविकों की याद प्रतिध्वनित होने लगी। चंपारण के खलिहानों में और जंगलों में वर्षों बाद शायद इन कीर्तनों की ऊर्ध्वताने छोटी होती जाए, शायद इनका विषाद स्मृति की रेखाएं मलिन हो जाए और उल्लास की कड़ियां मुखर हो उठे। ठीक, इसके बाद आगे कह रहा है उल्लास रात बीत चल, यहाँ पे एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा सेट कर लूं। कहा जा रहा है कि उल्लास रात बीत चली और दिवस का संघर्ष अंधेरे के पर्दे के पीछे सहज हो उठा। कहने का मतलब है कि रात बीत गया और दिवस का जो संघर्ष है वो मतलब कि रात बीत चली और उसके बाद कहा जा रहा है कि जो दिन का जो संघर्ष है वो अंधेरे के पर्दे के पीछे से मतलब कि जागृत हो गया। धरती देती है किंतु यहाँ का जनजीवन समृद्ध नहीं बन सका। बेतिया राज की जमींदारों में तो अंग्रेज ठेकेदार बन गए और 19वीं शताब्दी में नील की खेती का विस्तार किया। नील से उन दिनों रंग बनाते थे या बनते थे और इसलिए नील की पश्चात देशों में बहुत मांग थी। लाखों की संपदा उन अंग्रेज ठेकेदारों के हाथ लगी, किंतु रैयत का कोई लाभ नहीं था। रैयत का यहाँ मतलब क्या हो जाएगा, किसान होगा। किंतु रैयत का कोई लाभ नहीं था। बेतिया राज में बहुत कम अदायगी पर हजारों एकड़ जमीन इन गोरे ठेकेदारों ने ली। ठेके देहात में उनकी भव्य कोठियां खड़ी हो गई। किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराई गई। हर 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा नील की खेती के लिए हर किसान
को रखना लाजिम था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब केमिकल रंगों के इजाद होने पर नील की मांग कम हो गई, तब भी यह जमींदारी चलती रही और तीनकठिया के से छूट पाने के लिए किसानों को मजबूर किया गया कि वे मोटी रकम गोरे ठेकेदारों को दे। यहाँ कहा जा रहा है कि जो यहाँ की जो संस्कृति थी, यहाँ का कल्चर था, इस कल्चर में कहा जा रहा है भारत के जो भी मतलब कि ये चंपारण क्षेत्र का जो कल्चर था, इसमें जो भी धरती जो है मतलब ये क्या करती है कि जो हम संघर्ष कर रहे हैं या जो भी हम लोग कर रहे थे, ये धरती क्या थी हमारे लिए जो है उपजाऊ थी, धरती हर चीज देती थी। लेकिन यहाँ के जमींदार जो अंग्रेज ठेकेदार हुए, तो यहाँ के लोगों से जो जबरदस्ती नील की खेती करवाने लगे, यहाँ पे लोगों पे अत्याचार करने लगे। नील की खेती करवाते थे तो उनका जो रुपया पैसा होता था तो ये ठेकेदारी रखते थे, किसानों का कोई लाभ नहीं होता था। और नील की खेती उस समय मांग ज्यादा थी तो नील की खेती कराया जाता था। लेकिन बाद में जब केमिकल बनने लगा, केमिकल से रंग बनने लगा, फिर भी जो है उस समय भी नील की खेती लोग करवाते थे जबरदस्ती। और अगर किसी किसान को इससे छुटकारा पाना होता था तो उससे जो है कहते थे कि आप मोटी रकम दीजिएगा तभी हम आपको नील की खेती नहीं करने देंगे। तो ऐसा इन किसानों पर जो जुल्म किया जाता था। फिर कहा जा रहा है कि चंपारण और कुछ आसपास के इलाकों में इन नीलहे साहबों का निष्कंटक साम्राज्य था। उन दिनों जिस रास्ते पर साहब की सवारी जाती उस पर हिंदुस्तानी अपने जानवर नहीं ले जा सकते थे। यदि किसी रैयत के यहाँ उत्सव या शादी विवाह हो तो साहब के यहाँ नजराना भेजना पड़ता था। साहब बीमार पड़ता तो रैयतों से इलाज के लिए वसूली होती। साहब हाथी खरीदता तो रैयतों को अपनी गाढ़ी कमाई में कुछ न कुछ देना होता। अमोलवा कोठी के साहब का नाम एमन था। इसको याद रखना है कि अमोलवा कोठी के साहब का नाम क्या था, तो एमन था। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि चंपारण के हर जगह जो है ये मतलब कि जो नीलहे साहब थे यानी गोरे साहब थे, इनका साम्राज्य जो स्थापित था। अगर ये जिस रास्ते से ये गुजरते थे तो उस रास्ते से जो है इन लोगों को, हिंदुस्तानी लोगों को अपने जो है बैलों को, जानवरों को नहीं ले जाना था। अगर मान लो कि किसी अंग्रेज के यहाँ अंग्रेज बीमार पड़ जाए, कोई बीमार पड़ जाए तो वो सभी लोग को जो है मतलब कि अंग्रेज अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उनके इलाज के लिए जो इन्हें पैसा देना पड़ता था। अगर मान लो कि किसी किसान के यहाँ शादी विवाह या उत्सव का समय है तो वहां भी इनको जो नजराना अंग्रेज को देना पड़ता था। यानी हर चीज के लिए जो है अंग्रेजों को, किसानों को ही हर चीज देना पड़ता था। और एक कहा जा रहा है कि अमोलवा कोठी था, वहां का साहब का नाम एमन था। वो बहुत भीषण और आतंकी था। ठीक, किसी भी रैयत की झोपड़ी में आग लगा देता था, किसी को जेल में ठूंस देता था। यह सब वो रोज करता था, यह उसका रोज का काम था। तत्कालीन शासन नीलहे गोरों के हाथ का पुतला था और वहां की जो प्रशासन थी वो इन्हीं लोगों के अधीन था। कहा जा रहा है कि उन दिनों उत्तर बिहार में दौरा करने वाले अफसरों के लिए देहात में डाक बंगले नहीं बनते थे। वे सभी साहबों की कोठियों में ठहरते थे। दक्षिण बिहार के बागी विचारों का असर चंपारण में देर से पहुंचे, इसलिए गंगा पर पुल बनाने की स्कीम में तत्कालीन शासन ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और यो वर्षों तक चंपारण में गोरे नीलों का राज ब्रिटिश साम्राज्य की छत्र छाया में पनपता रहा। यानी कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो अंग्रेज नीलहे लोग थे वो अपना जो है यहाँ साम्राज्य जो स्थापित किए हुए थे। ठीक, अवराज स्थापित किए हुए थे और जो भी मतलब कि अगर अधिकारी लोग जो है यहाँ आते थे मतलब इस गांव का इंस्पेक्शन करने के लिए यानी देख रेख करने के लिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो वो लोग अंग्रेजों के यहाँ ठीकते थे। अंग्रेजों के रुपये पैसा के दम पे जो है मतलब उनको खरीद लेते थे अंग्रेज लोग जो कहे वो जा करके कहते थे। तो इसलिए इन्होंने चंपारण क्षेत्र में जो है पुल नहीं बनवाया कि पुल बन जाएगा तो मतलब कि पुल बनने के बाद जो है यहाँ पे मतलब कि आवागमन का साधन और अच्छा हो जाएगा, तो इससे लिए अंग्रेज लोग भी भगाने के लिए लोग आ जाएंगे। तो इसलिए जो है अधिकारी लोग जो दिलचस्पी नहीं लिए पुल बनाने के लिए। फिर आगे क्या होता है, तो आगे कहा जा रहा है कि और आतंक और कहा जा रहा है यहाँ पे कि और आतंक और दैन समृद्ध और बेबसी के उस आलम में सन 1917 में अप्रैल मास में एक बिजली सी कौंधी चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा स्वयं राजेंद्र बाबू ने लिखी। स्वतंत्र युद्ध के महानाटक के उस नांदी पाठ में मानो सूत्र रूप में संघर्ष और विजय की सारी गाथा ही समा गई। यहाँ उसका ब्यौरा नहीं लिखूंगा, पर मई 1962 में मुझे एक अद्भुत सौभाग्य प्राप्त हुआ। कौन कह रहा है? लेखक कह रहे हैं कि मई 1962 में मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। कैसा सौभाग्य प्राप्त हुआ? तो मैं तीर्थ यात्रा पर निकला। उन सभी स्थानों की
कि रज लेने जहां गांधी जी सन 1917 का अभियान किए थे। उस तीर्थ यात्रा में मुझे सत्संग मिला कुछ अन्य महानुभावों का जो सन 1917 में गांधी जी के साथ थे। मतलब लेखक कह रहे हैं कि मुझे सौभाग्य मिला 1962 ईस्वी में चंपारण जाने का, तो मैं चंपारण गया। चंपारण में जहाँ पे गांधी जी ने अभियान किया था वहां गया, वहां मैंने भ्रमण किया। तो वहां मुझे ऐसे लोग मिले जो गांधी जी के साथ जो है मतलब कि रहे थे। तो उन लोगों अनुभवी लोगों से मुझे जानने को मिला कि आखिर चंपारण में गांधी जी ने क्या क्या किया। तो कहा जा रहा है कि सोने में सुहागा हो गया। मतलब कि मैं गया घूमने के लिए और मुझे पता चला कि यहाँ गांधी जी के साथ जो लोग आवाहन में जुड़े थे वो लोग हैं अभी। तो सोने पर सुहागा ही ना हो जाएगा कि इनको जानकारी आसानी से मिल जाएगा। कहा जा रहा है कि मोतिहारी में मिले थे श्री रामदयाल शाह, गांधी जी के रहने सहने का प्रबंधन जिनके हाथों हुआ था। और श्री हरवंश शाह जो मुजफ्फरपुर से मोतिहारी गांधी जी के साथ गए थे और उन वकीलों में थे जो उस आंदोलन में उनके सलाहकार है। मतलब मेरी मुलाकात जो रामदयाल शाह से हुई। उसके बाद मेरा मुलाकात जो हरवंश शाह से हुआ जो कि गांधी जी के रहने का प्रबंधन किए थे रामदयाल। और हरवंश शाह जो मुजफ्फरपुर से मोतिहारी गांधी जी के साथ आए थे। तीन लोगों से मेरी मुलाकात हुई, ये लेखक कह रहे हैं। फिर लेखक कहते हैं कि लौटने पर मुजफ्फरपुर में श्री रामनवमी प्रसाद से मुलाकात और देर तक बातें हुई। रामनवमी बाबू और राजेंद्र बाबू उन दिनों गांधी जी के साथियों में अग्रणी थे। जिस तेजस्वी किसान के आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया वो राजकुमार शुक्ल थे। तो ये आप सभी लोग VVI ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा। हिस्ट्री में भी पूछा जाने वाला ऑब्जेक्टिव है कि गांधी जी जो किसके आग्रह पर चंपारण गए, तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर जो सन 1917 में वो चंपारण गए। उसके बाद कहा जा रहा है कि पहले से ही श्री दयाल शाह और श्री रामनवमी प्रसाद और श्री हरवंश शाह इत्यादि के संपर्क में वो आए थे। राजकुमार शुक्ल की सन 1930 में आसपास मृत्यु हो गई थी। 1917 ईस्वी में याद रखिएगा आप लोग कि राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी को चंपारण बुलाए थे और 1930 में जो उनका निधन हो गया था राजकुमार शुक्ल का। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। इसके बाद आगे कहा जा रहा है, किंतु मेरा अविस्मरणीय अनुभव रहा कि सुदूर भितियारवा गांव में, यह गांव अमोलवा के निकट है जहां सन 1917 में एमन साहब की स्तुति बोलती थी। मतलब यहाँ एमन साहब का दबदबा था। जब गांधी जी की रैयत को भय और अत्याचार के चंगुल से बचाने का प्रयत्न कर रहे थे, तब उन्होंने ग्रामीण जनता की सामाजिक अवस्था में सुधार का श्री गणेश किया। कहने का मतलब ये हुआ कि जब अमोलवा कोठी में एमन साहब का जो है अधिकार चलता था, तो गांधी जी ने सोचा कि जो जनता में भय है, डर है, इनका जो अत्याचार होता है, तो उसको उनको बचने के लिए सबसे पहले चाहिए कि उनको शिक्षित होना। तो शिक्षित होने के लिए कहा जा रहा है कि श्री रामनवमी प्रसाद ने बताया कि एक दिन किसी गांव में किसानों की शिकायतों का अध्ययन करने गांधी जी जा रहे थे। उनके साथ दूर जाना था हाथी पर, दोनों सवार थे, कड़ी धूप थी। तभी गांधी जी ने ग्रामों की दुर्व्यवस्था को दूर करने में शिक्षा की महत्ता पर अपने विचार प्रकट किया। यानी गांव की जो व्यवस्था थी उसको दूर करने के लिए इन्होंने क्या किया, शिक्षा पर जोर दिया कि हमें मतलब कि यहाँ एजुकेशन को स्थापित करना है। तो उन्होंने कहा कि जब तक ग्रामीण बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी तब तक केवल आर्थिक समस्याओं को सुलझाने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि वे चंपारण में कुछ ग्रामीण विद्यालयों की स्थापना करना चाहते हैं। तो ये क्या कोशिश किए गांधी जी, तो चंपारण में जो है वो सोचते हैं कि विद्यालय हम स्थापित करें। तो ये क्या करते हैं कि 3 जगहों पे जो है आश्रम विद्यालय स्थापित करते हैं। कहा जा रहा है कि थोड़े ही दिनों बाद उन्होंने 3 गांव में आश्रम विद्यालय स्थापित किए, बड़हरवा, मधुबन और भितियारवा। ये तीनों जगहों का नाम हमें याद रखना है कि गांधी जी ने 3 जगहों पर आश्रम विद्यालय स्थापित किए, बड़हरवा, मधुबन और भितियारवा में। कहा जा रहा है कि कुछ निष्ठावान कार्यकर्ताओं को 3 गाँव में तैनात किया। वे कार्यकर्ता आए गुजरात और महाराष्ट्र से थे। मतलब ये जो तीनों गांव में आश्रम विद्यालय स्थापित किए, तो गांधी जी खुद पढ़ाएंगे नहीं, इन्होंने क्या किया कि महाराष्ट्र और गुजरात से जो है कई लोगों को इन 3 गाँव में नियुक्त किया जो कार्यकर्ता पढ़ने लिखने वाले थे। जिसमें कहा जा रहा है कि बड़हरवा में जो है, ये बड़हरवा विद्यालय में विदेश में शिक्षा प्राप्त इंजीनियर श्री बबन जी गोखले और उनकी विदुषी पत्नी अवंतिका बाई गोखले को रखा गया। इसके बाद कहा जा रहा है कि साक्ष्य में देवदास गांधी भी थे। साथ में जो साथ में होगा, साक्ष्य नहीं, साथ में जो देवदास गांधी जी को भी नियुक्त किया गया। यानी पति पत्नी और एक देवदास गांधी, ये तीनों मिलकर जो बड़हरवा के विद्यालय को चला रहे थे। उसके बाद मधुबन में गांधी जी ने गुजरात से नरहरि पारिख या नरहरिदास पारिख और उनकी पत्नी तथा उनके सेक्रेटरी महादेव देसाई को भेजे। यहाँ भी 3 लोगों को तैनात किया गया, नरहरिदास, उनकी पत्नी और उनके सेक्रेटरी, तीनों को। ठीक। इसके बाद कहा जा रहा है कि कुछ दिन आचार्य कृपलानी भी वहां रहे थे। फिर कुछ दिन कहा जा रहा है कि आचार्य कृपलानी भी जो है मधुबन में काम किए थे। तो 4 लोग को यहाँ नियुक्त किया गया।
भितिहरवा में कहा जा रहा है कि भितिहरवा के अध्यक्ष थे वयोवृद्ध डॉक्टर देव और सुमन जी। पहले ये 2 लोग हुए, बाद में जो है यहाँ पे पुंडलिक जी को नियुक्त किया गया, ये भी एक शिक्षक थे। और कस्तूरबा जो गांधी जो थी भितिहरवा आश्रम में स्वयं रहती थी और इन कर्मठ और विद्वानों और स्वयं सेवकों की वो देखभाल करती थी। कस्तूरबा कौन थी? तो गांधी जी की पत्नी थी। तो गांधी जी की पत्नी जो है भितिहरवा आश्रम में ही रह करके इन जो विद्वानों और कर्मठ स्वयं सेवकों की देखभाल करती थी। तो तीनों जगह पे जो है तीनों जो विद्यालय स्थापित किए गए बड़हरवा, मधुबन और भितिहरवा में, इन तीनों जगह पे जो है अलग अलग लोगों को नियुक्त किया गया शिक्षा देने के लिए। फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि इन विद्यालयों का आदर्श क्या था। इन या इस बारे में गांधी जी ने एक पत्र लिखा चंपारण के तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर को, जिससे शिक्षा संबंधित उनके आदर्शों का पर प्रकाश पड़ता है। मैंने इन स्कूलों में किसी तरह का नपा-तुला पाठ्यक्रम चालू नहीं किया है, क्योंकि मैं तो पुरानी लिख से हटकर चल रहा हूँ। ये गांधी जी लिख रहे हैं पत्र में कि मतलब पूछा गया कि इन विद्यालय खोलने के उनका आदर्श क्या था। तो गांधी जी जो वहाँ के तत्कालीन अंग्रेज को पत्र लिखते हैं शिक्षा के संबंध में कि मैं जो स्कूल स्थापित किया हूँ तो इसमें मैं नापा-तुला पाठ्यक्रम नहीं चलाऊंगा जो घिसे-पिटे पाठ्यक्रम है। तो मैं पुरानी लिख से हट करके मैं जो है कोई भी विषय को चलाऊंगा। जैसे पुरानी चीजें हम लोग पढ़ते रहते हैं ना, एक ही चीज चलते आ रहा है, एक ही चीज चलते आ रहा है, तो उससे हट करके ये नवीन चीजों को अपनाते हैं। कह रहे हैं कि वर्तमान शिक्षा पद्धति को तो के मैं तो खिलाफ हूँ या खौफनाक और है मानता हूँ। छोटे बच्चों के चरित्र और बुद्धि का विकास करने के बजाय यह पद्धति उन्हें बौना बनाती है। यानी जो हमारे गांधी जी आलोचना कर रहे वर्तमान शिक्षा पद्धति का, ये कह रहे वर्तमान शिक्षा पद्धति जो है छोटे बच्चों को जो है चरित्र को और उसको बुद्धि का विकास नहीं करती है, उसको बौना बनाती है। इसके बाद कह रहे कि अपने प्रयोग में वर्तमान पद्धति के गुणों को ग्रहण करते हुए मैं उसके दोषों से बचने की चेष्टा करूंगा। मुख्य उद्देश्य यह होगा कि बच्चे ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आए जो सुसंस्कृत हो और चरित्र जिनका निष्कलुष हो। तो मैं इसे ही शिक्षा मानता हूँ। यानी हमारे गांधी जी कहते हैं अंग्रेज अधिकारी से चिट्ठी लिख करके कि मुझे अपने मतलब कि वर्तमान शिक्षा पद्धति से हट करके ऐसी शिक्षा व्यवस्था शुरू करनी है या बच्चे ऐसी शिक्षा ग्रहण करें उन व्यक्तियों से जिनका चरित्र जो क्या अच्छा हो, सुसंस्कृत हो, तब वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद कहते हैं गांधी जी कि अक्षर ज्ञान तो इस उद्देश्य की प्राप्ति का एक साधन मात्र है। हम तो अक्षर ज्ञान कर लेते तो हमारे उद्देश्य की प्राप्ति का एक साधन मात्र होता है। जीविका के लिए जो बच्चे नए साधन सीखना चाहते हैं उनके लिए औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। इरादा यह नहीं है कि शिक्षा पा लेने के बाद ये बच्चे अपने वंशगत व्यवसाय को छोड़ देंगे। ये भी कह रहे हैं गांधी जी, मतलब लेखक बता रहे हैं कि गांधी जी कहते थे चंपारण के लोगों के लिए कि शिक्षा का व्यवस्था तो किया गया ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करके अपने व्यवसाय ही करना चाहते हैं तो वो अपना व्यवसाय भी कर सकते हैं। जैसे कि किसी के पिता खेती कर रहे हैं तो वो खेती में भी कार्य कर सकता है, अपना पढ़ाई लिखाई करके उसको डेवलप कर सकता है। कहा जाए जो ज्ञान वे स्कूल में प्राप्त करेंगे उसका उपयोग खेती और ग्रामीण जीवन को परिष्कृत करने में होगा। यानी खेती को ग्रामीण जीवन को फैलाने में भी वो काम कर सकते हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कुछ ही समय के लिए सही गांधी जी के इन आदर्शों को भितिहरवा में भी कार्यान्वित करने की चेष्टा की गई थी। इसके बाद कहा जा रहा है आगे कि उसी भितिहरवा में मैं पहुंचता हूं और मेरा भाग्य देखिए कि उसी दिन वहां मौजूद भी थे श्री पुंडलिक जी। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे लेखक थे सन 1962 में वो भी जो है चंपारण क्षेत्र का भ्रमण करने गए थे 1962 ईस्वी में। तो 1962 में चंपारण क्षेत्र में भ्रमण करने गए थे। तो भ्रमण करने गए थे तो क्या होता है कि गांधी जी के तो सारे विचारों को ये बताया कि गांधी जी ने जो 3 जगहों पे आश्रम विद्यालय स्थापित किए तो उनका आश्रम विद्यालय स्थापित करने का मकसद क्या था। अब आगे ये कह रहे हैं कि जब मैं भितिहरवा पहुंचा, मैं भी जब गया चंपारण क्षेत्र का भ्रमण करने तो भितिहरवा पहुंचता हूँ तो मेरा भाग्य देखिए कि उस दिन पुंडलिक जी जो थे, तो पुंडलिक जी जो भितिहरवा में पढ़ाते थे, तब भितिहरवा में जब पहुंचा तो पुंडलिक जी से मुलाकात हो गई। इसके बाद फिर कहते हैं कि सन 1917 में इन्हीं पुंडलिक जी को गांधी जी ने बेलगांव से बुलाया था भितिहरवा आश्रम में रहकर बच्चों को पढ़ाने के लिए और ग्रामवासियों के दिल से भय दूर करने के लिए। अगर पूछा जाए प्रश्न में कि पुंडलिक जी कौन थे, पुंडलिक जी कौन थे, तो आप लोग बताइएगा ये कि पुंडलिक जी जो थे बेलगांव के रहने वाले थे। गांधी जी ने उनको बेलगांव से बुलाया भितिहरवा आश्रम में रह करके बच्चों को शिक्षा देने के लिए और ग्रामवासियों के दिल से डर को भगाने के लिए। ठीक, आगे कहा जा रहा है कि वे लगभग 1 साल रहे और फिर अंग्रेज सरकार ने उन्हें जिले से निर्वासित कर दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि वे वहां भितिहरवा में 1 साल रहे, फिर इनको अंग्रेज सरकार वहां से निकाल देती है। लेकिन कहा जाए कि लेकिन इतना समय बीत जाने पर भी हर 2-3 साल में अपने पुराने स्थान को देखने पुंडलिक जी आ जाते थे। यानी पुंडलिक जी क्या करते थे, उनको भितिहरवा से तो अंग्रेजों के द्वारा बाहर निकाल दिया गया,
लेकिन ये क्या करते थे, अपने पुराने स्थान पे जो हर 2-3 साल में देखने के लिए आ जाते थे। उनके शिष्य भी मौजूद थे, वृद्ध हो चुके थे। अब जाहिर सी बात है कि 1917 और कहाँ 1962, तो जाहिर सी बात है कि शिष्य भी बुढ़ा ही जाएंगे। तो जब हमारे लेखक जो 1962 में उनसे मिलने गए, तो उनके शिष्य भी जो है वो वृद्ध हो चुके थे। किंतु पुंडलिक जी का तेजस्वी व्यक्तित्व, बलिष्ठ शरीर, दबंग आवाज साक्षी है, यानी गवाही देता है कि वो इतने बूढ़े होने के बावजूद भी जो है इनका शरीर जो है एकदम मजबूत था, आवाज में बुलंदी थी। आज भी उनमें ऐसा चीजें देखने को मिलती है। इसके बाद कहा जा रहा है कि अग्निशिखा के जिसने गांधी जी के शीतल बंधन में बंध जाना मंजूर किया। इसके बाद कहा जा रहा है पुंडलिक जी के बारे में कि पुंडलिक जी ने वह कमरा दिखाया जहां बैठकर गांधी जी काम करते थे, और वह मेज जिस पर शायद उन्होंने चिट्ठियां लिखी थी। एक मठ के निकट यहाँ आश्रम है। गांव में गांधी जी को आश्रय देने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। मतलब कि कहा जा रहा है यहाँ पे जो पुंडलिक जो थे गांधी जी को क्या किए कि वो कमरा, गांधी जी का वो कमरा दिखाए लेखक को, जगदीश चंद्र माथुर को, कि देखिए कि यही कमरा जिसमें गांधी जी रहते थे, अपना कामकाज करते थे और साथ में जो है चिट्ठी उठी भी लिखा करते थे। लेकिन इनका जो ये कमरा था या आश्रम था वो गांव से हट कर था, क्योंकि कहा जा रहा है कि मठ के महंत ने जो है मठ के महंत ने एक महुए के पेड़ के नीचे जो उनको जगह दी थी, और गांधी जी ने जो है खटिया बिछाई और बाद में एक झोपड़ी बनाई जिसमें डॉक्टर देव आकर रहे और आश्रम को चलाते रहे। उस झोपड़ी को एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया था। तो याद रखना है कि भितिहरवा गांव में जो गांधी जी ने झोपड़ी बनाया था उसको किसने जला दिया, तो एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया था। और गांधी जी को शरण किसने दिया, तो मठ के एक महंत ने महुए के पेड़ के नीचे जो उनको जगह दिया, शरण दिया। तो ये भी दो ऑब्जेक्टिव को हमको याद रखना है कि ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इसके बाद कहा जा रहा है कि बाद में वह खपरेल का भवन बना और अब भी बहुत कुछ मौलिक अवस्था में है। मतलब पहले जो है अंग्रेज अधिकारी एमन साहब के कर्मचारियों के द्वारा उसको जला दिया गया, लेकिन बाद में जो ये खपरेल का मकान बन गया और अभी अच्छे से जो है उसी अवस्था में है। इसके बाद कहा जा रहा है कि कस्तूरबा यहाँ रहकर आश्रम के कार्यक्रमों की देखभाल करती। गांधी प्राय बेतिया और मोतिहारी में ही रहा करते थे। मतलब कस्तूरबा बाई जो थी गांधी जी की पत्नी, वहां देख रेख करती थी, और जो गांधी जी जो थे बेतिया मोतिहारी में ही वो जाया करते थे। इसके बाद कहा जा रहा है कि पुंडलिक जी के 3-4 शिष्य भी मिले और पुंडलिक जी ने सन 1917 में के अपने रोचक अनुभवों की कथाएं भी मुझे सुनाई। एक दिन एमन साहब इनके आश्रम में आए। कायदा था कि साहब जब आए तो गृहपति उसके घोड़े की लगाम पकड़े। पुंडलिक जी ने कहा, नहीं, उसे आना है तो मेरी कक्षा में, मैं लगान पकड़ने नहीं जाऊंगा। कहने का मतलब यहाँ लेखक ये बता रहे हैं कि जब मैं गांधी जी से मिला था, तो गांधी जी से जब मैं मिला था, तो गांधी जी से मिलने के बाद जो है मैं मिलने के बाद वो बता रहे कि मैं यहाँ भितिहरवा में जब रह रहा था, भितिहरवा में, तो भितिहरवा में जब रह रहा था मैं, तो भितिहरवा में रहने के बाद एमन साहब मेरे से मिलने आया, तो घर के यहाँ पे उस ये कायदा था कि जो घर का मालिक होता है वो जा करके लगान को पकड़े, लेकिन पुंडलिक जी जो है लगान को नहीं पकड़ते थे। पुंडलिक जी ने गांधी जी के सीखी निर्भीकता और वह निर्भीकता उन्होंने गांव वालों को दी, यानी वो डरते नहीं थे किसी से। वो साफ बोलते थे कि अगर उसको आना है एमन साहब को तो वो मेरे पास आए, मैं उसका लगान पकड़ने नहीं जाऊंगा। तो उनमें निर्भीकता था, उनमें डर नहीं था, निडरता था। तो यही निडरता जो वो गाँव वालों में डालना चाहते थे। चंपारण अभियान का सबसे बड़ा वरदान यही निर्भीकता थी। आज जब हम स्वतंत्रता के वातावरण में स्वच्छंदता का भी नर्तन देखते हैं, तो शायद हमें इस निरंकुश के आतंक का अंदाजा भी नहीं लगा सकते जिसकी छाया में हमारे अगणितीय देशवासी इन ग्रामीण अंचलों में कालयापन करते थे। गांधी जी ने उस दुर्भेद अंधकार को चीर दिया था, यानी गांधी जी ने इन सभी जो अंधकार जो था उसको चीर दिया, यानी कि जो संघर्ष होता था, अंग्रेज हम पे अत्याचार करते थे, हम अंग्रेजों से डरते थे, तो उसको हमारे अंदर से जो गांधी जी दूर भगाए थे। तो हम लोग आज इतना ही हिंदी अर्थ जानेंगे। इसके अगले वीडियो में जो है इसके आगे का अर्थ मैं बताऊंगा, क्योंकि ये बड़ा पार्ट है, इसको एक वीडियो में जो है समझाया नहीं जा सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो हूँ कोशिश करूंगा कि इसके जो बचे हुए हिंदी अर्थ है उसको मैं लाइन बाय लाइन आप सभी लोगों को अच्छे से समझा दूं। बाकी के आप लोग कल का वीडियो भी जरूर देखिएगा, उसमें मैंने लेखक के बारे में अच्छे से बताया था, और कल का वीडियो जो है अवश्य देखिएगा, क्योंकि उसमें हिंदी का पार्ट अर्थ जो है मैं बताया हूँ। तो अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और जो भी मतलब कि विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।